हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों के लिए निमोनिक्स लाता हूं, हर टॉपिक को इजली समझने में आपकी मदद करता हूं। आज भी मैं लाया हूं आपके लिए एक सिंपल सा निमोनिक्स जिससे हम समझेंगे टेंथ का सबसे मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक या फिर मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जिससे बनता है दोस्तों, वह है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो चलिए दोस्तों, मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो निमोनिक्स तैयार किया है उसका जो टर्म है वो कूपर लॉ के। दिस इज जस्ट अ टर्म। आप लोग इससे क्या टॉपिक कनेक्ट होता है उसको समझिए। तो चलिए बनी रहिए वीडियो में और समझते हैं पूरे टॉपिक को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखोगे कि इस टॉपिक में कॉजेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, अपोजिशंस का क्या क्या रोल था, या फिर पार्टिसिपेशन कौन कौन लोगों का था, एंडिंग कैसे हुआ, रिजल्ट क्या मिला, और बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर इन ग्रुप्स का इम्पैक्ट क्या था, या फिर आप देखोगे लोगों का क्या इम्पैक्ट था, या गांधी जी अनडिस्प्यूटेड लीडर थे तो किस एस्पेक्ट में थे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ उसका बहुत सारे कॉजेस थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि वर्ल्ड वॉर वन अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे प्रोमिसेस टूटे थे। जैसे इंडिया को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए था, तो वो तो शुरू से ही डिमांडिंग था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। लेकिन क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स इसको इग्नोर कर रहे थे, और उसके बावजूद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑपरेसिव रॉलेट एक्ट ला रहे थे, या फिर जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, या फिर लोगों के बीच में एक गुस्सा, मतलब इन सभी के कारण गुस्सा पैदा हो जाता है। आप लोग देखिएगा कि बाद में हम लोग खिलाफत इश्यूज को भी डील करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। रॉलेट एक्ट वो था दोस्तों जिसमें आपको पता है कि लोगों का घर से मतलब कि नो दलील नो अपील नो वकील के कॉन्सेप्ट में था कि किसी को भी उस टाइम पे जेल में कैद कर लेना है, और कैद करने के बाद 2 साल के बाद उसको सज़ा सुनाने का उस टाइम पे लॉ था। बिकॉज जितने भी ब्रिटिशर्स मिलिट्री थे वो इंगेज थे कहाँ पे, तो वर्ल्ड वॉर में इंगेज थे। उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि जब ये ज़्यादा रिप्रेसिव होता है तो वर्ल्ड वॉर जैसा जालियांवाला बाग जैसा मैसेकर्ड होता है। उसके बाद मुस्लिम्स भी हम लोग देखते हैं कि जालिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंटर करते हैं खिलाफत मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि यही वो खिलाफत इशू है जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दोनों का कॉमन दुश्मन था उस टाइम पे, जो कि कॉलोनियल, सिंपली आप समझिए तो ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट थे। ठीक है। या फिर आप लोग देखिएगा तो उस टाइम पे कॉजेज में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी था, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, टैक्सेस भी बढ़ रहे थे। तो इंडिया अब आवाज उठाने के लिए या विद्रोह करने के लिए रेडी था। लेकिन उस टाइम का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस आवाज को उठाने का एक सिंगल सिंगल सा ऑब्जेक्टिव था, स्वराज। क्योंकि हम उस टाइम पे लोगों को चाहिए था कि 1 साल में स्वराज चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप लोग अच्छे से समझो तो नॉन कॉपरेशन जो था ना वो मेनली अगर देखो तो ब्रिटिशर्स द्वारा क्या हुआ था ना कि ब्रिटिशर्स के हर सपोर्ट्स को हम लोग विड्रॉ कर दिए थे। जैसे कि उसके स्कूल में पढ़ना, या फिर लॉयर्स, या मतलब जितने भी ऑफिशियल्स थे उस टाइम पे, वो सभी क्या कर रहे थे, रिजाइन कर रहे थे। कॉमन पीपल्स भी गांधी जी को अगर देखो तो टोटल बॉयकॉट के नारे के उद्देश्य में आगे बढ़ रहे थे। उनका सीधा सा इंटेंट था कि कंप्लीट बॉयकॉट करना है ब्रिटिशर्स को। ठीक है। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है दोस्तों, सिंपली अगर आप समझो तो उनको कॉपरेट नहीं करना किसी भी सेंस में। या फिर आप अगर देखो तो अपोजिशंस का क्या मेथड था, तो हम लोग देखें तो बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन गुड्स को, कोर्ट्स को, या फिर आप लोग देखो तो स्कूल्स में या फिर काउंसिल्स जितने भी थे, और उनका एक ही नारा था कि स्वदेशी अडॉप्ट करना है, खादी यूज़ करना है, और लोकल प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ाना है। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि पीजेंट्स अब टैक्सेस भी देना बंद कर दिए थे। ट्राइबल्स अगर आप लोग देखो तो फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट चले गए थे, वो भी किसी का बात नहीं मान रहे थे। या फिर वुमेन्स आप लोग देखो तो दुकानें बंद कर रही थी। अब उन लोग का मतलब बहुत तरीके की आप लोग अगर देखो दोस्तों तो ये जो था ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये एक मास मूवमेंट था जो लोगों को एक जगह यूनाइट करने का भावना लेके आया था। या फिर अगर आप लोग देखो तो इससे कल्चरल इकोनॉमिक कल्चरल भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ था कि ब्रिटिश का पूरा जो इकोनॉमी था उस टाइम पे इंडियन लोगों के द्वारा बहुत इम्पैक्ट हुआ था। जो इम्पोर्ट था उस टाइम पे बहुत ही, मतलब 50% तक ये नंबर डिक्लाइन हो चुका था। उसके बाद से अगर हम लोग पार्टिसिपेशन ग्रुप को देखें दोस्तों, तो कौन कौन से लोग इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, तो स्टूडेंट थे, लॉयर थे, वुमेन्स थे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल थे,
वर्कर्स थे या मुस्लिम्स थे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो थे स्कूल क्विट कर रहे थे, छोड़ रहे थे। लॉयर्स रिज़ाइन कर रहे, लॉयर लाइक नेहरू जी, वो क्या कर दिए थे, रिज़ाइन कर रहे थे। वोमेंस बॉयकॉट कर रही थी फॉरेन क्लोथ्स के लिए। या फिर प्रेजेंट्स के नाम पे अगर दोस्तों अगर आपको याद हो तो अवध से बाबा रामचंद्र को हम लोग देखेंगे, जो कि एक फीजी लेबर थे, जो फिजी से आए थे और लोगों को यूनाइट कर रहे थे यहाँ पे कि आप लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब आवाज़ उठाओ। ये एक मतलब कि मैसेज था। उन्होंने 300 लोकल मतलब 300 ग्रुप्स बना दी थी दोस्तों कि अब नॉन कॉपरेशन को इस तरीके से इम्पैक्ट किया जाए। या फिर आप लोगों को याद होगा ट्राइबल्स कम्युनिटी गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश का दोस्तों, जहाँ पे अलूरी सीताराम राजू हम लोग देख रहे थे कि वो भी लोग ट्राइबल्स अटैक कर रहे थे गुरिल्ला वॉर्स के थ्रू। वो लोग क्या कर रहे थे कि मतलब उनका जो लीडर थे अलूरी सीताराम राजू, उनको लीड कर रहे थे। उनके प्रति एक भावना भी थी कि उनको गोली भी लग जाती है तो कि कुछ नहीं होने वाला है, मतलब लोगों का ऐसा बिलीव था। लेकिन एंड टू एंड अगर देखा जाए दोस्तों, तो वो लोग भी, ट्राइबल्स कम्युनिटी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए अब रेडी हो चुकी थी। या फिर मुस्लिम्स को अगर आप लोग देखो तो खिलाफत मूवमेंट में ज्वाइन हो चुकी थी। प्लांटेशन वर्कर्स भी अब इमिग्रेशन एक्ट को मान नहीं रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडेंचर्ड लेबर या फिर आप लोग बोलो तो बंधुआ मजदूर का उस टाइम पे एक टॉपिक चल चुका था कि लोगों को बाउंडेड एक ही जगह के लिए खेती कराना, वो भी आजीवन। इस तरीके के लॉज जो चल रहे थे उसके अगेंस्ट भी लोग अपनी आवाज़ों को उठा रहे थे। लेकिन अंत में क्या होता है कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पेस स्लो हो जाता है या फिर ये ख़त्म हो जाता है। तो चौरा चौरी में एक मूवमेंट होता है दोस्तों, जो गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे होता है क्या है कि लोग एक्चुअली जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और बॉयकॉट करने के लिए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट होता है ये एक वॉयलेंस का रूप ले लेता है 4 फरवरी 1922 में। और इसमें होता क्या है कि पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया जाता है, 22 लोगों का डेथ हो जाता है। और इसी के कारण इस मूवमेंट को हम लोग चौरा चौरी बोलते तो है, लेकिन इस चौरा चौरी मूवमेंट में हो जाने के कारण गांधी जी को ये इंटरनली बहुत हर्ट करता है। और वो डिक्लेयर करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब बंद करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी रेडी नहीं है या फिर इंडियन लोग अभी रेडी नहीं है मास सत्याग्रह के लिए। इनफैक्ट अगर दोस्तों देखें तो उन्हीं के पॉलिटिकल सिस्टम में हम जवाहरलाल नेहरू जी को भी देखते हैं कि इस टॉपिक, इनके इस डिसीजन पे वो लोग बहुत अपोज करते हैं कि आखिर गांधी जी ने इतना अच्छा जो मास लोगों का जो हम लोग देख रहे थे कि लोग यूनाइट हुए थे, मास सपोर्ट दिख रहा था कांग्रेस पार्टी को उस टाइम पे, ये विड्रॉ कर लेने से इंडियंस बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए उस टाइम पे। लेकिन अंत में क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग देखें तो रिजल्ट यही मिलता है कि ब्रिटिशर्स का जो प्रेस्टीज होता है वो कोलैप्स हो जाता है। जो लोगों के मन में धारणाएं थी कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा एम्पायर है, लाइक दिस टाइप के जो टर्म्स चल रहे थे ना, वो कोलैप्स हो जाते हैं। लोगों का डर ब्रिटिशर से एकदम ख़त्म हो जाता है। गांधी अब इंडिया के एक अनडिस्प्यूटेड लीडर्स में आते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि उस टाइम पे गांधी जी की एक आवाज़ में लोग इतना मतलब कि खुशी से गांधी जी को आते हैं सपोर्ट करने के लिए। ये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट उस टाइम पे देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी था ये भी बहुत पीक पे जा चुका था। उसके बाद से गांधी जी इसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद क्या होता है कि अगर देखा जाए तो लोगों को अब मतलब मासेस के लिए ट्रेन किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है कि फ्यूचर में भी कुछ सिविल डिसोबीडियंस टाइप का कुछ मूवमेंट आएगा। या फिर अगर आप लोग देखोगे तो फ्यूचर में ऐसा होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, जो कि स्वराज को अचीव करने के लिए ये एक बहुत इम्पैक्टफुल मूवमेंट था दोस्तों। या फिर आप देखोगे तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, यूनिटी और सेक्रीफाइस को लेके बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाएगा। ये दिखाएगा कि लोग कैसे देश को आज़ाद करने के लिए खुद को यूनाइट करते हैं। या फिर अगर आप लोग देखो तो इसका लास्ट आउटकम क्या होता है, तो गांधी जी या फिर जितने भी जो लॉयर्स होते हैं, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन वही लोग करते हैं। या फिर अगर अदर ग्रुप्स में अगर आप लोग देखो तो जो वर्कर होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस को वहाँ पे बढ़ाते हैं।
और किसके लीडरशिप में बढ़ाते हैं, तो गांधी जी के लीडरशिप में इस अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोग देखें तो गांधी जी का जो लीडरशिप था वो एक सेंट्रल और फ्यूचर मूवमेंट के एस्पेक्ट पे था, क्योंकि बहुत टाइम पे, उस टाइम पे अगर आप लोग देखो तो जो लीडर्स थे उनका जो मूवमेंट था या फिर उनका जो एस्पेक्ट था इंडिया को लेके या इंडिया के फ्यूचर को लेके, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। लेकिन गांधी जी का उस टाइम पे जो एस्पेक्ट था वो फ्यूचरिस्टिक था। ठीक है, पार्टिसिपेशन जिस हिसाब से इंडियन लोगों का उस टाइम पे होता है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को कॉलोनी को चैलेंज करना इट्स टू बी टफ, बहुत ज़्यादा टफ हो चुका था दोस्तों। इंडिया अगर 1920 से और 22 तक में हम लोग देखें तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के इकोनॉमी भी हैम्पर होते हैं। या फिर देखिएगा तो ब्रिटिशर्स अपने इंडिया की इस यूनिटी को देख के टोटली शॉक्ड हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं निमोनिक्स के माध्यम से आपके इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत इजीली कोशिश करूंगा कि हर डायमेंशन से आपसे बात करूं, और कोशिश करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का कोई भी पॉइंट ना छूटे और हर पॉइंट आपका हर एक डिफरेंट डायमेंशंस में बात करे। तो दोस्तों, कैसा लगा निमोनिक्स, आप हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।